ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। वो आदेश दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के आदेश को अपहेल्ड करता हुआ, यानी उसका समर्थन करता हुआ है, जिससे ओबीसीज़ को पीएसयूज़ और शिक्षा और यूनिवर्सिटीज़, इन सारी जगह उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। क्या है इस आदेश की सारी तफसील, इसके बारे में रामेश्वर सिंह जी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट, और वरुण ठाकुर जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। आज का ये बड़ा आदेश किस रूप में इसका असर होगा? देखिए, जो क्रीमी लेयर के संबंध में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला पारित किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर के संबंध में पारित एक प्रथम फैसला है, जिसमें क्रीमी लेयर से संबंधित कॉन्सेप्ट इस जजमेंट में क्लियर किए हैं कि कौन सी आय इसमें काउंट होगी और कौन सी नहीं होगी। इसमें बहुत सी एम्बिगुटी थी। जो इंदिरा साहनी का जजमेंट 1992 में आया और उसमें निर्देशित किया गया था भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कि क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या होगा, इस सरकारें विधिवत कमेटी बना के और इसका निर्धारण करेंगी। तो पहली जो कमेटी बनी थी, रविनंदन कमेटी, उस कमेटी ने इसका क्राइटेरिया फिक्स किया था और इसमें क्लास 1 अधिकारी की आय काउंट होगी। पति पत्नी यदि दोनों क्लास 2 ऑफिसर हैं तो उनकी इनकम काउंट होगी, और यदि कोई एम्प्लाई 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास 1 में प्रमोट हुआ है तो उसकी भी आय काउंट होगी क्रीमी लेयर में। और कई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे पीएसयू है, निगम मंडल, और भी तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइनिंग, कोयला खदान में जो मजदूर काम करते हैं, वर्तमान में उनकी आप सालाना आय देखेंगे तो 8 लाख से ज़्यादा होती है। और वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर की जो आय देखेंगे आप सालाना, तो वो 8 लाख नहीं होती है। तो जो मजदूर का बेटा यूपीएससी में बैठता है तो उसको एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर, वो नहीं देते थे कि भाई आपके वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा है। और वहीं दूसरा डिप्टी कलेक्टर के बच्चे को एनसीएल सर्टिफिकेट मिल जाता था, और भी कर्मचारी उनको मिल जाता था, क्योंकि वो एनसीएल में नहीं आते थे। तो बहुत सी विसंगतियाँ थीं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, कि जो कमेटी के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे हज़ारों की संख्या में ओबीसी के जो बच्चे हैं वो डिप्राइव किए जा रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सहित ऐसे लगभग देश के 9 हाई कोर्ट हैं, जिन्होंने इसमें प्रॉपर ऑर्डर किया और सर्कुलर का इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन भारत सरकार ने इन मामलों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, और इन सारी अपीलों की एक साथ सुनवाई आज से लगभग 3 महीने पहले की गई थी, और आज विस्तृत फैसला इसमें प्रसारित हुआ है और इसमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया है। और ये निर्देश भी दिया गया है कि जो यूपीएससी में जिनको डिप्राइव किया गया है, उनको विदिन 6 मंथ कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट दे के और इनको नियुक्ति प्रदान की जाए। वरुण जी, ये फैसला किस तरह से, मतलब बहुत सारे प्रतिभाशाली ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें कहाँ कहाँ इसका असर होगा, कितनी दूर तक जाएगा और कितना भविष्योन्मुखी फैसला? आज के फैसले में लगभग 100 से ज़्यादा तो ऊपर यूपीएससी से सिलेक्टेड बच्चे यहीं पे थे, और भी कई सारे कैट, हाई कोर्ट, इन सब इंस्टीट्यूशन में भी ऑलरेडी पेंडिंग थे मामले। परंतु ये जजमेंट आने के बाद उन सबको बेनिफिट मिलेगा, और उनके जो राइट डिप्राइव हो रहे थे वो उनको मिलेंगे। और जो अपॉइंटमेंट रुके थे, इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट आया, इस बार भी ऐसे हुआ कि लोग सिलेक्ट हो गए, अपॉइंट नहीं हो पाए, क्योंकि डीओपीटी के द्वारा उस सर्टिफिकेट को फिर से चेक किया गया और सैलरी काउंट कर दी गई। और ये जिम्मेदारी थी सैलरी जो इक्विवेलेंट करने की। समस्या कहाँ थी? जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनमें तो ऑलरेडी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, किसका काउंट होगा सैलरी, किसका नहीं काउंट होगा। मगर जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके बारे में और प्राइवेट सेक्टर के बारे में एकदम कुछ भी सरकार ने कोई एक्ट नहीं किया था। तो 2004 में जब नोटिफिकेशन आई कि जब तक ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है तब तक हम सैलरी काउंट करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो फाइल ही मिस थी। 2014 के बाद में इस तरीके से जो पीएसयूज़ में जो लोग वर्क कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे थे, उनकी आय को काउंट करना शुरू किया। जब आय काउंट हुई तो वो क्रीमी लेयर में आ गए, तो सिलेक्शन के बाद भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था। परंतु इस जजमेंट के बाद में
मोर देन 100 पीपल गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर, और उनको नोशनल बेनिफिट देने के लिए भी कहा है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, मुझे लगता है इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद में एक दूसरा ऐतिहासिक फैसला है, और एक कंप्लीट एक बैच यूपीएससी का जो होता है कंप्लीट इससे बेनिफिट। तो इंदिरा साहनी मामले में कुछ लकूना था, उसके फैसले को लेकर कुछ अस्पष्टता थी, तो अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, ऐसा लगता है। स्पष्ट तो पहले भी था सर, वो ये जिम्मेदारी दी थी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, क्योंकि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था उसके पीछे रीज़न ये था कि जो नीचे रह जाता है एक लिमिटेड आय के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि बेनिफिट किसे मिले, सबसे कमज़ोर तबके को। सबसे कमज़ोर तबका कौन, जो आय में भी, चलो इकोनॉमिक भी, वैसे ये सोशल रिजर्वेशन है, मगर जब आय की बात भी होगी सोशल में भी एक ये देख लिया है कि इसके पास ज़्यादा पैसा, इसके पास कम पैसा, इस क्राइटेरिया फिक्स किया। तो जो सबसे निचले स्तर पायदान पे है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कही थी, और उसके बाद में एक्ट भी हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक्ट हो गया, परंतु प्राइवेट सेक्टर में आज तक भी इस तरीके के इक्विवेलेंट नहीं होने के कारण ये विसंगतियां बनी हुई थी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इक्विवेलेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की है। तो कौन सी पीठ ने ये मामला सुना और निर्णय दिया? ये जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब एंड महादेवन साहब ने ये निर्णय दिया, ऐतिहासिक फैसला, और ये आज जो जजमेंट प्रोनाउंस किया था जस्टिस महादेवन साहब। तो इसमें हमारे दर्शकों को संक्षेप में बता देंगे कि पूरा मामला क्या था। मध्य प्रदेश से शुरू हुई ये मशाल, ये इसकी रोशनी पूरे देश तक नहीं, पहुंची। ये मध्य प्रदेश का कोई स्टेट वाइज नहीं था, ये पूरे पैन इंडिया का मामला था। मामला हो क्या रहा था, यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद भी, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार सर्टिफिकेट बन जाए तो सर्टिफिकेट को एग्जामिन कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो ट्रिब्यूनल बनाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया था कि इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट है वो ट्रिब्यूनल टेस्ट करेगा। मगर यूपीएससी के मामले में क्या होता था कि यहाँ पे खुद ये टेस्ट कर लेते थे सर्टिफिकेट को। तो जो पीएसयूज में जो जिनके पेरेंट वर्क कर रहे थे उनकी सैलरी काउंट करने के कारण उनके अपॉइंटमेंट रोक देते। तो इसमें पूरे भारत देश से लोग प्रभावित थे। सिलेक्शन होने के बाद में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे, और 15-16 से लेके आज 2025-26 तक भी ये समस्या बनी हुई थी। हर साल रिजल्ट आने के बाद में ऐसे 10-15 लोगों को निकाल दिया जाता या अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता था, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। तो अब क्या इसका संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि इसका असर क्या होगा, जो क्रीमी लेयर के ओबीसी के लोग होंगे जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये सर, इस क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये इसलिए भी ज़रूरी है, उनका एक मापदंड फिक्स किया था। जैसे अभी इन्होंने भी सीनियर ने भी बताया कि एक क्राइटेरिया है, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, या एक क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन इस वर्ग में नहीं था, पीएसयू में और प्राइवेट सेक्टर में। और ये जिम्मेदारी नहीं, अभी नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। जब उन्होंने नहीं निभाई तो इसका नुकसान इनको नहीं मिल सकता ओबीसी वर्ग के लिए। ये जिम्मेदारी थी, उनको क्राइटेरिया फिक्स करना है, और जब तक वो क्राइटेरिया इस तरीके का फिक्स नहीं करते हैं तब तक वो बेनिफिट देना है, जो शुरू से 92 से चला आ रहा है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर सरकारें अपना काम नहीं करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जब तक आप इस बारे में कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक कोई रेगुलेशन या कोई कानून नहीं लेकर आएंगे, तब तक हमारी बताई हुई व्यवस्था लागू रहेगी और आप इसमें फिर अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।